हेलो एवरीवन, प्रश्न बैंक की इस सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यू प्रश्न बैंक की यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं। यूनिट 4 रासायनिक बलगति। और इस यूनिट में दोस्तों क्वेश्चंस के साथ सभी आंसर आपको बिल्कुल आज मैं समझाकर आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो में कुछ लोग की कमेंट आई थी कि सर क्वेश्चंस को आप समझाया भी कीजिएगा। हाँ, तो मैं बिल्कुल समझाकर आपको इसको कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी का फ़ायदा इसमें हो जाए, है ना। क्योंकि सबका फ़ायदा रहेगा तो हमारा भी फ़ायदा फिर होगा ही होगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूनिट हम 4 की बात कर लें तो यूनिट 4 में से आपका 5 नंबर का आना है। यूनिट 4 जो है आपको इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको दोस्तों 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। कितने? 2 ऑब्जेक्ट आएंगे यूनिट 4 में से। एक रिक्त स्थान आएगा और एक आएगा आपका एक वाक्य में आंसर, मतलब 2 इसमें रिक्त स्थान रहेंगे। इसके अलावा एक आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान नंबर 1 हमारा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान खाली स्थान होता है। मतलब प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इसके लिए T1/2 मतलब अर्ध आयु काल का जो मान होता है मेरे भाई, वो होता है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, तो ये मान होता है T1/2 बराबर 0.693/K, है ना। तो ध्यान रखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान क्या होता है? 0.693/K ये होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो मेरे भाई जो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। तो आपको लिखना है क्या? ताप। अब दोस्तों यदि इसमें ऑब्जेक्ट आपको ऐसा आ गया कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक किस पर निर्भर करता है, तो आपको ध्यान रखना है अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है, अभिकारकों के सांद्रण पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अणु संख्यता सदैव खाली स्थान होती है। तो अणु संख्यता सदैव पूर्णांक में होती है। ध्यान रखना, अणु संख्यता सदैव पूर्णांक में होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तीव्र अभिक्रियाएं खाली स्थान सेकंड में संपन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं वो 10⁻⁹ सेकंड में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, तीव्र अभिक्रियाएं 10⁻⁹ सेकंड में से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों हम एक वाक्य में आंसर देख लेते हैं। हमारा एक वाक्य में आंसर पहला है दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण दीजिए। आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों एक उदाहरण देना है, तो आप उदाहरण लिख लीजिए। इसमें आपको ये उदाहरण देना है, हाइड्रोजन जो परऑक्साइड है H2O2, इसका आप जल अपघटन कर दीजिए, या फिर मेरे भाई सॉरी जो H2O2 है इसको आप गर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा H2O और O2, H2O और O2 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सॉरी दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है मुझसे। ठीक है, इसने प्रथम शून्य कोटि के लिए बोला था और मैंने आपको प्रथम कोटि के लिए बता दिया। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं नेक्स्ट एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण, शून्य कोटि का पूछा था, सॉरी दोस्तों। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? N2O, ठीक है, और इससे आपको प्राप्त होता है N2 और O2। ठीक है, तो ये दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो N2 है वो भी गैस है, N2 भी गैस है और O2 भी गैस है, मतलब तीनों गैस हैं, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलो कोई बात नहीं है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी व्यंजक मिल गया है आपको। ठीक है, चलो अब हम आगे देख ले। अगला हमारा दोस्तों है, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको आंसर लिखना है गुलबर्ग और बागे। गुलबर्ग
गुलबर्ग और बागे। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, मतलब यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पूछा है। तो दोस्तों द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होता है, आप लिख देना मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। आप ये लिख लो ना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो तो ये हमारे दोस्तों एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा दोस्तों जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम बताएंगे। तो पहले हम सभी क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद हम इनके आंसर अलग से लेकर आएंगे और उनको समझाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है, थोड़ा दोस्त 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमसे कह रहा है कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों अर्ध आयुकाल क्या है ये तो आप समझा दोगे, अब इसका व्यंजक कहाँ से लाओगे, तो व्यंजक तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसके लिए जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का आपने अर्ध आयुकाल निकाला है वो कर देना। ठीक है, कोई भी एक, आपको प्रथम का आता है तो प्रथम का कर दो, शून्य का आता है तो शून्य का कर दो। ठीक है, तो अर्धायुकाल की परिभाषा लिखना और शून्य कोटि या प्रथम कोटि के लिए आप व्यंजक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर स्पष्ट करो। अगला हमारा क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि क्या है, विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या करो। मतलब जो अभिक्रिया की कोटि है वो बताओ क्या है, फिर विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या, मतलब जो विभिन्न प्रकार की कोटियों से मतलब है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा आणविकता से क्या आशय है, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में 2 अंतर लिखो। ये हो जाएगा अपना, हम कराएंगे अभी आपको। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके व्यंजक बताओ, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया और इसका आपको व्यंजक बताना है, कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम द्वितीय व तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखो। मतलब प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखो। तो दोस्तों ये तो मैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, चलो तो ये दोस्तों हमें क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था अर्ध आयुकाल क्या है, इसके लिए व्यंजक। तो दोस्तों सबसे पहले हम अर्ध आयुकाल को आपको समझा दें। तो देखो अर्ध आयुकाल मतलब आधा समय, आधा समय है ना, आधा आयुकाल खुद ही बोल रहा है आधा समय, आधा काल मतलब आधा समय। तो दोस्तों आधा समय मतलब ये क्या, तो दोस्तों ये वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है, जिसमें अभिक्रिया जो कोई भी अभिक्रिया होती है वो आधी पूर्ण होती है ना। तो वह अभिक्रिया मतलब वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है उसे हम अर्धायुकाल कहते हैं। और अर्धायुकाल को हम T1/2 या T0.5 से व्यक्त करते हैं। इसमें अभिक्रिया 50% पूरी होती है, 50% आधी पूर्ण हो रही मतलब 50% पूर्ण हो रही, तो ये अर्धायुकाल हुआ। अब अर्ध आयुकाल की इसने व्यंजक के बारे में बात की है, तो व्यंजक में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए व्यंजक की स्थापना कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने अलग से भी दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका अलग से आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए, तो ये अलग से आता है, बट इसने पूछा है तो हम ये भी कर देंगे। ठीक है, चलो तो दोस्तों देखो हम मान लेते हैं इसके लिए, माना शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ठीक है, जिसकी सांद्रता ये है, या फिर दोस्तों ऐसा मत करो, आप दूसरे तरीके से करो। आप ये मानो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण ये है, तो आपको पता ही है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण होता है K = A/2। अब इसको हम देखो अर्धायुकाल का व्यंजक कर रहे हैं, तो अर्धायुकाल के लिए लागू करेंगे तो अर्धायुकाल में समय क्या होता है T1/2, मतलब T बराबर हो जाएगा T1/2, और सांद्रता क्या होती है आधी हो जाती है, तो सांद्रता A होगी तो वो हो जाएगी A/2, आधी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मान है हम समीकरण 1 में रखेंगे तो K ज्यों का त्यों रहेगा, A की जगह हम A/2 रख देंगे और हम T की जगह रख देंगे T1/2। हमें अर्धायुकाल की गणना करना है तो T1/2 को हम इधर ले जाएंगे, है ना, और K को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो देखो, ऐसा करेंगे तो हमारा देखो ये हमारा हो गया है, इधर देखना समझना, तो ये T1/2 इधर पहुँच गया और K इधर पहुँच गया, तो ये अर्धायुकाल आपका आ चुका है।
ठीक है, ये अर्धायु काल आ चुका है। और भी आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या होगा, जो आपका जो एक a/2 है तो इस 2 को आप नीचे लेकर आ सकते हो, तो t 1/2 बराबर हो जाएगा a/2 के, है ना। अब और भी इसको सॉल्व करना है तो बस, और आप इसमें मत करना सॉल्व, ठीक है। और करना है सॉल्व तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो, आपको ये पता है, यहाँ इसको हम क्या, ये लिखा है आपका a/2 के, इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 1/2 के इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो, तो 1/2 क्या है, स्थिरांक है, या फिर हम कहें नियतांक है। तो देखो आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम नियतांक लेते हैं, और जब नियतांक को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह नहीं आ सकता, कि बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस नियतांक को हटा दिया, और नियतांक को हटाया तो इसमें आ गया समानुपाती का चिन्ह आ गया, 1 मिनट, है ना। तो ये आ गया समानुपाती का चिन्ह, ये समानुपाती का चिन्ह आ गया, और ये हमारा जो ए है वो ज्यों का त्यों रहा। तो ये हमारा कंप्लीटली व्यंजक हो गया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। एक बार आप फिर से इसको पूरा देख लें और अपने स्क्रीनशॉट ले लें, और जैसे मैंने समझाया है वैसा वैसा आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था, अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए 3, लेकिन हम 5 अंतर लेके आए हैं, आपको कोई 3 कर लेना है, ठीक है। तो देखो, अब अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन, मतलब इकाई समय में, है ना। इकाई समय मतलब 1 सेकंड 1 मिनट ले सकते हो। तो 1 सेकंड में अभिकारक या उत्पाद के जो सांद्रण में परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर। लेकिन दोस्तों जो वेग स्थिरांक होता है वो इकाई सांद्रण के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर, मतलब इकाई सांद्रण के साथ संपन्न होने वाली, मतलब एक सांद्रण 1 मोल पर लीटर हो सकता है, ठीक है। तो 1 मोल पर लीटर सांद्रण के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की जो दर होती है उसे वेग स्थिरांक, और परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसे हम जो अभिक्रिया की दर होती है इस dx/dt से व्यक्त करते हैं, और इसे k से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया की दर है, इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर, ठीक है। ये होता है आपका मोल, इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है, नो मोल नहीं यार, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में आपको समझा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया की दर को क्या होता है, dx/dt होता है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको सुधरवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो dx होता है इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर, और dt की क्या होती है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मोल वटे लीटर डॉट सेकंड, ध्यान रखना। तो मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड, या फिर इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड भी इन्वर्स आएगा और लीटर भी इन्वर्स आएगा, ठीक है। मतलब ये लिखा है मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। तो इसकी इकाई मोल डॉट लीटर इन्वर्स डॉट सेकेंड इन्वर्स, ऐसे लिखना है, ठीक है। थोड़ा से नीचे लिखा है, इसको समझ जाना, ठीक है। चलो, इसकी इकाई अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, और इसकी इकाई अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब जो अभिकारक 1 रहेगा तो इसकी इकाई अलग रहेगी, 2 रहेंगे तो अलग रहेगी, 3 अलग रहेंगे तो अलग रहेगी, ठीक है। तो मतलब यह सभी कारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आपको 3 अंतर कंप्लीट करना है, बाकी आप 5 कंप्लीट करना है, तो ये आपके सामने है, ठीक है। चलो अगला हम दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या है ना, और मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या है, और विभिन्न प्रकार की कोटि को समझाओ, विभिन्न प्रकार की कोटि इनको समझाओ। तो पहले अभिक्रिया की कोटि, तो दोस्तों आपको अभिक्रिया की कोटि हेडिंग डालनी है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ से लिखना है, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की दर पर लगाया जाता है, ठीक है। तो 1 मिनट दोस्तों, आप ये परिभाषा मत लिखना, स्क्रीन पर जो परिभाषा आ रही है आप उस परिभाषा को लिखना, ठीक है, और उसी को आप सेट करना, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो, या फिर सुन लो आप बहुत अच्छे से, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम समीकरण में लगाई जाती हैं, जो दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती हैं, ये आप सुन लेना। इसके बाद
आपको ये मान लेना है, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही, ऐसा आप लिख लेना, ठीक है। तो इसकी दर हो जाएगी, इसमें दर नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको माइनस को काट देना, मत लगाना, dx/dt k है ना, और इस पर दर नियम लगाएंगे तो ये आपका k और ये a है और a की पावर क्या है p है ना, और b क्या है q हो जाएगी और c की पावर क्या हो जाएगी r है ना। तो ये हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या है, घातों का योग है ना। तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि घातों का योग मतलब घात क्या है p q और r, तो p q r का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो ये अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि को समझाना है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर एक फ़ोटो आ रही है, ये विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि हैं, ठीक है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लेना और ये ही आपको समझाना है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं समझाना है, ठीक है। चलो, और दोस्तों कोई शिकायत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अणुसंख्यता या आणविकता क्या है। अणुसंख्यता या आणविकता क्या है, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई दो, ठीक है। तो पहले आपको अणुसंख्यता मैं समझा दे रहा हूँ। तो अणुसंख्यता या आणविकता पहले तो एक ही होती है, ठीक है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, अब ये क्या होती है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु एवं आयनों की जो संख्या होती है उसे ही हम आणविकता या अणु संख्या कहते हैं। मतलब मान के चलो दोस्तों, ये अभिक्रिया आपको दिख रही है, इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु, तो मतलब आणविकता क्या होगी, 2। अब इस अभिक्रिया को देखो, इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, मतलब आणविकता क्या हो जाएगी, 2। मतलब कोई भी अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं, मतलब जितने अभिकारक होते हैं किसी अभिक्रिया में, वही आणविकता होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयनों की संख्या को आणविकता, अणुसंख्यता कहते हैं। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 2 3 अणु भाग ले सकते हैं तो इनकी आणविकता 1 2 3 होगी, है ना। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एक आणविक, द्विआण्विक और त्रिआण्विक, है ना। एक अणु भाग लेगा तो एक आणविक, 2 अणु भाग लेंगे 2 आणविक और 3 लेंगे तो त्रिआण्विक, ठीक है। चलो, ये इनके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर हम बता दे रहे, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो दोस्तों आपको 2 ही अंतर लिखना है, लेकिन आपको मैं 4-5 अंतर लेकर आया हूँ, ठीक है। देखो पहला अंतर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं। और किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जो धन नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती है। देखो हमने आणविकता की परिभाषा हो गया और अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा भी हमने। तो दोस्तों हाँ, ये वाली आपको परिभाषा लिखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती है, ये हो गया। दूसरा, अभिक्रिया, आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है और ये बराबर नहीं होती। यह एक सैद्धांतिक पद है और ये एक प्रायोगिक पद है, ठीक है। यह सदैव पूर्णांक में होती है, यह शून्य हो सकती है। तो ये 4 अंतर आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो क्या है, इसके लिए व्यंजक की गणना करो, मतलब व्यंजक बताओ इसके लिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और इसके लिए हल्का सा ये व्यंजक है, ठीक है, हल्का सा ये व्यंजक है, ठीक है। मान लिया ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही और ए और प्रोडक्ट, इसमें दर नियम लगाएंगे तो dx/dt और यहाँ k, और अभी ए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो k a की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब घात कितनी है, 1, तो मतलब n का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये इसका उदाहरण है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे H2O2 का जो जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो H2O + O2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो dx/dt बराबर k, H2O2 की पावर हो जाएगी 1, है ना। तो मतलब n का मान हो जाएगा 1। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसके लिए हल्का सा ये व्यंजक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। दोस्तों ये पूरा सॉल्यूशन मिल गया है आपको। तो दोस्तों पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को लोगों को सेंड कीजिए, है ना। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।